हेलो स्टूडेंट, दिस इज संतोष अग्रवाल एंड वेलकम टू बैक इन अग्रवाल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो पेपर हुआ है उसके सेक्शन ए के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये हमारे पास जो पेपर है, ध्यान दीजिएगा, ये सेट 1 का पेपर है। ये सेट 1 है और आप सेट 1 का क्वेश्चन पेपर आपके पास ज़रूर होगा। मैच करिएगा, ये हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा सेट रहा होगा, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाए, बट उसका भी हम वीडियो आपको ज़रूर देंगे। सो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो पहले आप सेट 1 का देखिए, फिर इसके बाद हमारे पास सेट 2 का भी पेपर है, हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो और आज इस वीडियो में हम आपको बस सेक्शन ए के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर हम पूरे सेक्शन को लेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होता है, राइट। तो चलिए शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो हमको इन सब पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमको डायरेक्टली क्वेश्चन पे आना है। ये देखिए क्वेश्चन। और अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको डायरेक्टली ऑप्शन ही नहीं बताया है, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आप एक्सप्लेनेशन को भी देखिएगा कैसे कैसे मैंने किया है। क्वेश्चन कह रहा था द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ। ऑप्शन हमको गिवन है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड लास्ट ऑप्शन दिया है बच्चों 6 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन कौन करेक्ट है? 3 मीटर। अब कैसे करेक्ट है आइए देखते हैं। देखो, अगर पॉइंट चार्ज की बात करता है तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है, पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है किसी भी पॉइंट पे, इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है, तो इसी को मैंने यूज़ किया है। सो इक्वल टू के क्यू अपान आर, आर के प्लेस में मैंने कितना पुट कर दिया 4 का स्क्वायर, इक्वल टू कितना 9 मीटर। मतलब जो चार्ज क्यू रहा होगा वहाँ से अगर 4 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो वहाँ पे गिवन है कितना 9 मीटर। बट कह रहा है आप कि वो किस डिस्टेंस पर मतलब स्मॉल आर पर सपोज कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड 9 के प्लस पे कितना हो जाए 16 हो जाए। तो अब की बार मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर क्या हुआ के क्यू अपान 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया, और नीचे क्या बन गया के क्यू अपान आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। अब मैं क्या किया बच्चों, इस वाले को इससे डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड किया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पर आर की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। सो राइट ऑप्शन क्या है 3 है। आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। नाउ डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट a point P lies at the distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis। देखो होता क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे बना होता है, डू यू नो अबाउट इट, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और दिस इज द मिड पॉइंट, और इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर जब कोई पॉइंट पी होता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू के पी अपान आर स्क्वायर। कहाँ पे बच्चों, एक्सिस पे, किस पे, एक्सिस पे ना। तो यहाँ से क्या कन्फर्म हो रहा है कि वी प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर। सो आर के प्लस पे यहाँ पे क्या है एक्स है, तो क्या हो जाएगा वी प्रोपोर्शनल 1 अपान एक्स का स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे दिखाया भी हूँ, ये पूरा आपको दिया गया है। तो वी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्सिस बोल रहा है ना, हाँ बिल्कुल एक्सिस बोल रहा है, अगर एक्सिस पे नहीं बोलता फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, A current of 0.8 ampere flows in a conductor of 40 ohm for 1 minute. The heat produced in the conductor will be। तो एक कंडक्टर है जिसमें 0.8 एम्पियर करंट फ्लो किया जा रहा है, और उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस गिवन है कितना ओम 40 ओम, और टाइम क्या गिवन है 1 मिनट। सो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा 60 सेकेंड हो जाएगा। आपसे हीट के बारे में पूछ रहा है ना, तो हीट का फॉर्मूला एच इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो अगर आई स्क्वायर आर टी में आई की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू आ जाएगा, आई थिंक कितना आएगा 1536। आप चेक कर लेना, बट तो मुझे पूरा विश्वास है 1536 आएगा, बट फिर भी आप वैल्यू को पुट करके एक बार जरूर सॉल्व कर लेना, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली फार्मूला गिवन था, स्मॉल आर कैपिटल आर ई एंड वी के बीच रिलेशन क्या होता है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपान वी -1, ये रिलेशन होता है। सो वी को यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे भेज देंगे, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल आर ई माइनस
वी अपान वी। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बिल्कुल फार्मूला को ला के दे दिया हमको। यहाँ पर देखो क्या है, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। देखो हुआ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है, वो क्या कर रहे हैं, पैरेलल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में पैरेलल मूव कर रहा है, इसका मतलब उनसे जो करंट क्रिएट होगा वो अपोजिट हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और आपको अच्छे से मालूम है कि जब करंट अपोजिट होता है, जैसे आपके पास दो वायर हो जाए, ऐसे एक वायर इस तरह से ये और एक वायर ये, और जब उसमें करंट कैसे फ्लो होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो वो ऑलवेज रिपेल करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। उस टॉपिक में बताया जाता है कि अगर टू वायर्स पैरेलल होंगे और करंट अगर अपोजिट है तो रिपेल करते हैं ये, और अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या होगा इसका राइट ऑप्शन 5 ऑप्शन, हाँ सॉरी, राइट ऑप्शन इज बी करेक्ट, राइट ऑप्शन इज बी, बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। थोड़ा ये देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना है मुझे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उतने सारे क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6 मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। देखो हमसे क्या बोल रहा है कि आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसका रेडियस क्या है, स्मॉल ए है। मैं क्या बोला, आपके पास एक वायर है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल ए है, और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। और बोला कि द करंट आई इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एरिया। मतलब अगर हम ये क्रॉस सेक्शन एरिया उसका सपोज कर लें कंडक्टर का, सॉरी ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इससे कितना करंट हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा इसका, और इससे कितना करंट होगा, आई करंट होगा। थोड़ा मैं इसके नीचे लेकर आता हूँ, ये देखिए यहाँ पे पूरा मैं दिया हूँ, ये अब सही हुआ। पाई स्क्वायर से कितना हो गया, करंट आई हो गया। यहाँ पे दो डिस्टेंस की बात कर रहा है, एक a/2 की बात कर रहा है, एक 2a की बात कर रहा है। सो a/2 क्या होगा, देखो अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, आप इसको सपोज कर रहे हो, तो a/2 क्या हो जाएगा, इसके अंदर ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, ये a/2 जो रेडियस है उससे जो एरिया बन रहा है उससे कितना करंट लिंक कर रहा है उसको मैंने चेक किया। सो पाई ए स्क्वायर से कितना करंट है, आई। सो इसका बताओ एरिया क्या हो जाएगा इस छोटे वाले का, पाई a/2 का बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो पाई a/2 का होल स्क्वायर से कितना हो जाएगा, आई अपान पाई ए स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर अपान 4। तो ये कन्फर्म हो गया, इतने एरिया से, देखो इस पूरे वाले एरिया से बच्चों करंट आई था, इस पूरे वाले एरिया से, बट इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई अपान 4 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है मालूम है, हमने यूज़ किया है एम्पियर सर्किटल्स लॉ। क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ टोटल करंट। ये देखो, सो क्या हुआ, इसको मैं आगे सॉल्व किया, बी क्लोज इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई टी। अब डी एल क्या है, टोटल लेंथ है, सो 2 पाई आर होता है, बट आर के प्लेस पे क्या होगा, a/2। अभी देखो मैं क्या किया हूँ, ये जो था, ये मैंने इसका अंदर वाला पार्ट लिया ना, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई a/2 इक्वल टू म्यू नॉट, और इससे कितना करंट लिंक कर रहा है, I/4 लिंक कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या हुआ, देखो ये इसका रेडियस क्या था, a था, रेडियस क्या था, a था। अब आप क्या कर रहे हो, एक बार कहाँ पे, 2a पे, तो अब देखो 2a हो गया, ये देखो। अच्छा अब ये 2a रेडियस हो गया इसका, देखो ध्यान समझो, ये कितना है, 2a है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो एक वायर था जिसका रेडियस स्मॉल a था, उसमें कितना करंट था, I। तो क्या 2a में I करंट होगा, बिल्कुल बोलोगे सर हाँ, उससे भी कितना होगा, करंट I ही फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि करंट तो चेंज होगा नहीं, वो जो एम्पियर लूप मैंने अजूम किया वो बाहर से अजूम किया है ना। अगर देखा जाए, ये देखो ऐसे अगर कोई वायर जाएगा, ये रेडियस स्मॉल a हो गया, ये पूरा कितना हो गया, 2a हो गया, तो उसमें से कितना करंट लिंक कर रहा है, करंट I ही तो लिंक कर रहा है। मतलब ये जो 2a रेडियस का जो लूप आपने अजूम किया, उससे कितना करंट लिंक करेगा, आई करंट ही लिंक करेगा। थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है इस तरह से यहाँ समझाना, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो अब मैं क्या किया, 2a लूप से ले रहा हूँ, तो b डैश 2 पाई 2a इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मैं क्या किया बच्चों, b डैश को b से डिवाइड कर दिया। मैं क्या किया, b डैश को b से डिवाइड किया। जब बच्चों आप b डैश को b से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे वैल्यू आप कितना फाइंड करोगे, 1। समझ की बात ना, अगर b डैश को b से डिवाइड करोगे आपको कितना वैल्यू मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 1 इस राइट ऑप्शन इज बी। सो इट्स राइट ऑप्शन इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
वेक्टर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव किसके अलॉन्ग होता है? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो आप, ये वेक्टर ई हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। सो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो एक्स के अलॉन्ग होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या करता है, एक्स के अलॉन्ग ही ट्रेवल करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ सोचना भी नहीं था, जस्ट आंसर टिक करते हैं आप। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपेगेटिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम फॉर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। ये आपको बहुत बार बताया गया कि जब कोई भी लाइट वन मीडियम से अदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, और अगर रिफ्लेक्ट भी करती है तब भी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो कंफर्म हो गया होगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, फ्रिक्वेंसी है। सो फ्रिक्वेंसी इज द राइट ऑप्शन, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर। अब बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू मीडियम। अब हुआ क्या, बीम ऑफ लाइट है वो एयर से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, और उस मीडियम के अंदर उसका स्पीड गिवन है क्या, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उस मीडियम में वेवलेंथ कितना है, 230 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द एयर विल बी। देखो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड दिया है और क्या दिया, वेवलेंथ दिया है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लो। मैं क्या बोला, सबसे पहले क्या कर लो, आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला होता है बच्चों, 1n2 इक्वल टू लैम्डा 1/λ2। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1n2 इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा 1/λ2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है, n इक्वल टू c/v। n इक्वल टू क्या हो गया, c/v। तो c/v इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा 1/λ2। c कितना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा, 1.5 × 10⁸। और लैम्डा 1 क्या मालूम है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, और लैम्डा 2 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। सो लैम्डा 1 मुझे फाइंड करना था, लैम्डा 2 कितना गिवन है, 230। जब इसको बच्चों मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर कितना आता है, 460 नैनोमीटर। सो में यही बात ना। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट एक्सहिबिट emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स सरफेस व्हेन इरेडिएटेड बाय विजुअल लाइट। कह रहा है कि कौन सा मेटल होगा जिस पर अगर विजुअल लाइट इंसिडेंट कराया जाए तो वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को शो नहीं करता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो विजुअल लाइट होती है, उसकी विजुअल लाइट के रिस्पेक्ट में अगर जो फोटॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। समझ के बात को ना, कितना होता है, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता कब है, जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। मैं क्या बोला, जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी या फिर फोटॉन की जो एनर्जी है वो उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। तो कैडमियम क्या है, कैडमियम के लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, और विजिबल लाइट जो गिरा रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो इसलिए कैडमियम जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को शो नहीं करता है। बात समझ में आया ना, इसलिए क्या है, वो कैडमियम जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को शो नहीं करता है। तो 10 का ऑप्शन कौन सही है, सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स नो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n = 5 to n = 1। हुआ क्या, अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n = 5 to n = 1। एटम का है, कोई हाइड्रोजन एटम है, वो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है 5 से कहाँ पे, 1 में। तो आपको मालूम होगा जब कोई भी ट्रांजिशन होता है तो उससे जो इमिटेड लाइट हो निकलती है उसका जो वेवलेंथ का फार्मूला होता है 1/λ = r 1/n1 का स्क्वायर बच्चों माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बस ध्यान रखना एमिशन कहाँ से हो रहा है, सॉरी ट्रांजिशन कहाँ से होता है, n2 से n1 में, मतलब जिस एनर्जी लेवल पे जाता है वो पहले राइट हुआ है, n1 पे गया है तो n1 पहले है, और कहाँ से आया है वो एटम, n2 से आया है। तो यहाँ पे आप क्या देखो बोल रहा है, n = 5 से कहाँ पे आया, 1 पे आया। तो मैं क्या किया यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूज़ कर लिया, 1/λ = r 1/, किस में आया, 1 में आया है तो 1 पहले मैंने कर दिया, 1/1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ से λ = कितना आया, 25/24 आर आ गया। अब क्या कह रहा है कि अगर वही ट्रांजिशन एटम का
5:1 में हो जाए तो जो इमिटेड लाइट होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा। सो अगेन मैंने इसी फॉर्मूला को यूज़ किया, 1/λ कर दिया। यहाँ पे आप देखिए 1/λ r 1/2 में आया तो 2 2 जा 4 माइनस कहाँ से आ रहा है 5 से आ रहा है। सो 5 5 तो 25। और जब इसको मैं सॉल्व किया कितना आ गया 100/21 r। तो मुझे करना क्या λ' को फाइंड करना था। तो λ' फाइंड किया कितना आ गया 32/7। तो इससे कन्फर्म हो गया हमारा कि राइट ऑप्शन क्या है, डी है। डी इज द राइट ऑप्शन। बात समझ में आया ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प पीक ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, दिस इम्प्लाइज दैट हीलियम न्यूक्लियस इज। आपने पढ़ा होगा वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अकॉर्डिंग टू मास नंबर। बहुत अच्छा, बहुत फेमस ग्राफ है, मतलब बहुत फेमस कर्व है। अगर आप उसको प्रिपेयर करके नहीं जाते तो जान लीजिए बहुत दिक्कत हो जाती है। उस कर्व से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा, मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। इसका सही ऑप्शन क्या है, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। सबसे पहले आप दिमाग रख लो, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर की बात कर रहा है। हम पूरी थ्योरी नहीं बताएंगे, हम मेन पॉइंट को बताना है क्योंकि मुझे वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है। इन एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज 4 × 10⁻20 per meter cube। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स is 1.2 × 10⁻15 per meter cube, the number density of electrons in it is। देखो हुआ क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरी, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर है, उसमें हमको इंट्रिंसिक कैरियर की डेंसिटी दी गई है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दी गई है और होल्स की डेंसिटी दी गई है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स की डेंसिटी और इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का भी डेंसिटी दिया हुआ है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, किसका नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी नहीं दी गई है ना। तो हमको एक फार्मूला मालूम है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि Ne × NH = Ni²। देख रहे हैं फार्मूला, Ne × NH = क्या हो गया Ni का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, यहाँ पे Ni की वैल्यू पुट कर दीजिए, NH को पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा 3.6 × 10⁻9 per meter cube। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आया था फिजिक्स का, मैं देखा जो। हाँ, जो क्वेश्चन टिपिकल आए हैं उसका भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे, सेक्शन ए पे हम जरूर आएंगे। एक कोई रिंग करके क्वेश्चन दिया था, उस पर हम जरूर बात करेंगे। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा नहीं था कि जो आपको परेशान कर सके। अगर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो श्योर आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पीसेस ऑफ कापर एंड सिलिकॉन्स आर इनिशियली। देखो कापर क्या है, मेटल है, और सिलिकॉन क्या है, सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तो जब इनको हम हीट करते हैं तो आपको अच्छे से मालूम है कि कापर की जो कनेक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ करती है। तो कनेक्टिविटी ऑफ कापर डिक्रीजेस, बट सिलिकॉन का क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। तो सिंपल सा राइट ऑप्शन इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ऐसा नहीं होता है कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर बस इलेक्ट्रॉन ही डिफ्यूज करते हैं या फिर होल्स डिफ्यूज करते हैं, दोनों का डिफ्यूजन होता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। अब चलिए आते हैं एसेंशियल रीजन की तरफ। डायमैग्नेटिक, क्वेश्चन नंबर 16 है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सहिबिट्स मैग्नेटिज्म। ये हमेशा नहीं कर सकते हैं, हमेशा नहीं करते हैं, कैन होना चाहिए तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन एक्सहिबिट मैग्नेटिज्म, मतलब जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, बट वो परमानेंट नहीं होती है। समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोला, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं वो परमानेंट, उनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। समझ के बात को ना, इसलिए उनके पास, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ सकती है उसके अंदर, वो शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, बट वो परमानेंटली नहीं। तो असर्शन क्या है, बिल्कुल इसको हम ट्रू मान लेते हैं। वहाँ पे कैन अगर होता तो बहुत अच्छा रहता। और ये कह रहे हैं डायमैग्नेटिक सब मटेरियल्स डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है, हाँ बिल्कुल, इनका कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो अब वहाँ पे कैन नहीं दिया है, इसलिए मैंने वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट बनाया नहीं है, नहीं तो मैं एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जरूर बनाता क्योंकि वहाँ पे कैन नहीं दिया है। चलिए 17 पे आते हैं। 17 नंबर कह रहा है हमसे, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। और रीज़न क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी पे लग रहा है तो कंजर्वेटिव फील्ड है,
कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स में होता क्या है, अगर फील्ड कंजर्वेटिव है या फिर फोर्स कंजर्वेटिव है तो एक क्लोज पाथ में अगर किसी भी चार्ज को लेकर जाते हो तो जो वर्क डन होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो assertion and reason both are correct। मैं क्या बोला, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। समझ के बात को ना, इसमें क्या है, दोनों करेक्ट है और रीज़न क्या है, assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल द फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विथ। मीन्स जो YDS एक्सपेरिमेंट होता है डियर, उसका आपको फॉर्मूला मैं बता दूँ, डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, यही होता है। तो ये क्या है, फ्रिंज विथ का फार्मूला होता है। ये क्या है, फ्रिंज विथ का फार्मूला है, डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, विथ सेम होगा। अगर डी क्या हो, सेम हो, लेमडा क्या हो, सेम हो, स्मॉल डी भी क्या हो, सेम हो। अगर ये सारे कांस्टेंट रहेंगे तो फिर क्या होगा, फ्रिंज विथ सेम रहेगा। समझ के बात को ना, तो ये ट्रू है। फिर देखो क्या कर रहा है, फ्रिंज विथ डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस कैपिटल डी सही है, स्मॉल डी क्या ही भी सही है। तो सही बात है, ये इस पर डिपेंड कर रहे हैं, किसी और फैक्टर पे डिपेंड तो कर ही नहीं रहा है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कौन सा है, किस नंबर का फ्रिंज है, इन सब पे कोई मैटर नहीं कर रहा है। समझ के बात को ना, तो असर्शन भी क्या है इसमें, ट्रू है, रीज़न भी क्या है, ट्रू है, और रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी है। समझ की बात को ना, ये इस पे डिपेंड करता है, इसलिए फ्रिंजेस क्या होती हैं, सेम होती हैं। समझ में आई बात ना। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको काफ़ी कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ। थैंक यू।